सीएसएस के अंदर सबसे बड़ा मेजर चैलेंज ये है कि आप लोग सारे सब्जेक्ट्स जो मुख्तलिफ नेचर के हैं वो पढ़ रहे हैं, जिसमें आईआर की नेचर अलग है, पॉलिटिकल साइंस की नेचर अलग है, जिसमें सोशियोलॉजी की नेचर अलग है और बाकी डिसिप्लिन्स की नेचर अलग है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एकेडमिक डिसिप्लिन्स जितने भी हैं उनकी एक एकेडमिक लैंग्वेज है। देखिए ना, अगर डॉक्टर है वो यूके से पढ़ा हुआ है, तो वो किसी भी हादसे के बाद किसी आदमी को एंजाइटी और डिप्रेशन है तो वो कहते हैं इनको पीटीएसडी हो गया है। तो किसी डॉक्टर को अच्छा तब लगेगा जब उसे कहेंगे इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। किसी आम आदमी को, लेमैन को समझाना है तो उसे कहेंगे इट मेंटल एग्जॉस्शन हो गई, मेंटली एग्जॉस्ट कर गया आदमी। अखबार में किसी ने लिखना है तो वो लिखेगा मेंटली एग्जॉस्ट कर गया। किसी ने पर्टिकुलरली कोई आर्टिकल लिखना है फ्रेटर्निटी ऑफ डॉक्टर्स के लिए तो वो लिखेगा पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पेपर जब मुझे पता होगा कि मेरा किसी डॉक्टर ने चेक करना है तो मैं मेंटल एग्जॉस्शन लिखूंगा, ट्रॉमा लिखूंगा, या मैं पीटीएसडी लिखूंगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मैं पीटीएसडी ही लिखूंगा तो मुझे डॉक्टर मार्क्स देगा, वरना उसे समझ नहीं आएगी। जेंडर स्टडीज के अंदर जो है वो प्राइमरीली उसका चलना जो है वो मुहाल हो जाएगा। उसकी वजह जेंडर की है मेजर 30 to 40 टर्मिनोलॉजीज। अब आप लोगों को अखबार पढ़ना होता है, अखबार में जितने लिखने वाले लोग हैं दे राइट फॉर कॉमन पीपल जो कि लेमैन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं। उसमें सारे तो जेंडर स्टडीज के एकेडमिक्स नहीं होते, लेकिन पेपर के अंदर एक्सपेक्टेशन ये है कि आप जेंडर की जुबान लिखें जिसमें सारे लफ्ज वो हैं जो आपको ऑलरेडी फेमिलियर हैं। आपको जितने आर्टिकल्स बहुत से अच्छे राइटर्स के मिलेंगे उसमें ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा पाकिस्तानी सोसाइटी प्रीडोमिनेंटली अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। आपको लिखा हुआ मिलेगा पाकिस्तानी सोसाइटी इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। आप बार बार पेपर में आज भी 4 पेपर देखें पूरा कोर्स पढ़ाने के बाद, मेल डोमिनेंस मेल डोमिनेंस मेल डोमिनेंस, यार वो उसमें 50-55 नंबर तो देगा 90 नंबर लेने के लिए। ये 30-35 टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको लिखनी है। सबसे पहली बेसिक टर्मिनोलॉजी है सेक्स, दूसरी टर्मिनोलॉजी है जेंडर, तीसरी टर्मिनोलॉजी है जेंडर आइडेंटिटी, फिर चौथी टर्मिनोलॉजी है सिस जेंडर। अब जिस बच्चे के 89 मार्क्स आए हैं ना, मैं उसका पर्चा भेजूंगा आपको। कोई एक भी सवाल ऐसा नहीं जिसके जवाब में इनमें से 10 से 12 टर्म्स इस्तेमाल ना हुई हो। 10, 12, 8, 9, 10, 15 टर्म्स, ये 30-40 उसके पेपर में जरूर होती है। आम लोगों के पेपर में आपको मिलेगा वही रोजाना रूटीन की जुबान। फ्रेटर्निटी ऑफ जो जेंडर एक्सपर्ट्स हैं, दे वांट टू कम्युनिकेट बाय हैविंग अ कॉमन लैंग्वेज एंड दीज आर द वर्ड्स दे शेयर। दिस इज द लैंग्वेज दे वांट टू राइट फॉर ऑल द पीपल बिकॉज यू कुड अंडरस्टैंड इट। If I have to share my paper and my thoughts with an academic who is expert of this subject, तो मुझे लिखना पड़ेगा that man is having conjunctivitis. Same goes with this discipline कि आपको लिखना है sex. एक लाइन में मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी जो पेपर में लिखनी है बात। सेक्स नॉर्मली आम सादा जुबान में औरत और मर्द की जो जिस्मानी साख्त हैयत और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को देखते हुए हम फर्क करते हैं, उसको हम सेक्स कहते हैं। बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, औरतों और मर्दों के दरमियान जो प्राइमरीली फर्क है, जिसमें हम उनकी बायोलॉजी को बुनियाद बनाते हैं, उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स को बनाते हैं, लेकिन वो फर्क जिसमें उनकी सोशल लाइफ के डिफरेंसेस को हम रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं उसे जेंडर कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। जब मैं आपको मुखातिब करूं आपकी ओवरऑल फिजिकल रियलिटी को देखते हुए, ऊपर से नीचे देखूं मैं आपको, तो उसमें रेफरेंस पॉइंट आपके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स बन जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की बुनियाद पे कहूंगा ये बंदा मर्द है, ये औरत है, तो वो क्या कैटेगरी होगी? सेक्स। लेकिन अब मैं अगर आपको देखूं कि आप एक सोशल सेटिंग में कैसे बिहेव कर रहे हैं,
आपकी सोशल रियलिटी में आपकी अपने बारे में परसेप्शन क्या है, दूसरों की आपके बारे में परसेप्शन क्या है, उसमें आप क्या होंगे, उसमें जेंडर हो जाएगा। फिर है जेंडर आइडेंटिटी। जितनी बाइनरीज हैं वो भी एक आइडेंटिटी की फॉर्म है, लेकिन नॉन बाइनरी शनाख्त, जेंडर स्टडीज जो है वो सारी शनाख्तों का सब्जेक्ट है। नॉन बाइनरीज भी हैं, बाइनरीज भी हैं। हाउ you overall perceive yourself and how others perceive you, that makes your identity. Identity is a complex terminology जिसमें पाकिस्तानी होना, मैं आमतौर पे समझाने के लिए बाचा खान की स्टेटमेंट सुनाता हूँ। कहते मैं पिछले 1400 साल से मुसलमान हूँ, लेकिन पिछले कई हजार सालों से पठान हूँ। तो मेरी आइडेंटिटी को एक खाता नहीं है कि मैंने आपके गले में डाल दिया तो आप पाकिस्तानी लहराते फिरो सफेद सन हरा झंडा बांध के। आइडेंटिटी क्या है? स्पेक्ट्रम ऑफ आइडेंटिटी, पूरा कलरफुल एक पैटर्न है जिसपे से पिक एंड चूज करना है आपने। तो जेंडर आइडेंटिटी का लफ्ज लिखना है अपने पेपर में तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वो कॉमन लैंग्वेज है। सिस जेंडर, इस वक्त जितने क्लास में लोग हैं वो कौन है? अब लिखेंगे कॉमन पीपल। आपके पता है पेपरों में क्या लिखा होता है? कॉमन पीपल, नॉर्मल पीपल। नॉर्मल पीपल कोई टर्म नहीं है, उनको कहते हैं सिस जेंडर। ऐसे लोग जो बायोलॉजिकली भी मेल पैदा हो, बॉयज पैदा हो, बड़े होके बॉयज की तरह या मेल्स की तरह बिहेव करें, सिस जेंडर है। उनको क्या कहते हैं? अ पर्सन्स डीपली हेल्ड सेंस ऑफ देयर ओन जेंडर इज कॉल्ड जेंडर आइडेंटिटी। तो आपकी जेंडर आइडेंटिटी सिस जेंडर होगी जब क्या होगा? A term used to describe individual whose gender identity aligns with the sex assigned to them at birth. Birth certificate के ऊपर लिखा बॉय, डॉक्टर ने देखा बच्चा जो है वो उसके ऑर्गन्स बॉयज की तरह, उसने लिख दिया बॉय, तो बड़े होके आप बॉय बन जाए, तो दैट्स सिस जेंडर। तो इसलिए नॉर्मल पीपल उनको नहीं चाहिए, उसको नॉर्मल पीपल चाहिए नहीं, वो कर नीचे लिख देगा डिफाइन नॉर्मल। लेकिन सिस जेंडर, तो फिर ट्रांसजेंडर उसके उलट होते हैं। वो लोग जो पैदा किसी और रियलिटी के साथ होते हैं, हो कुछ और जाते हैं। ट्रांस का मतलब है कन्वर्ट कर जाना, जिनका जेंडर बायोलॉजिकली वो बचपन में बॉय हों, बड़े होके गर्ल्स हो जाएं। ये लैंग्वेज लिखनी है। फिर ट्रांसजेंडर के बाद है जेंडर एक्सप्रेशन। फर्क क्या है? ऐसे लोग जो सिस जेंडर हैं उनका एक्सप्रेशन वो है जो नेचर ने उन्हें ऑर्गन्स दिए हैं। ट्रांसजेंडर वो है जिनका एक्सप्रेशन बहुत ब्रॉड है, वो वैसे एक्सप्रेस नहीं करते जैसे उनकी बायोलॉजिकल रियलिटी है। देयर एक्सप्रेशन इज लार्जर देयर ओन फिजिकल लाइफ। वो बड़े और तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग गुनगुना के जिंदगी में मोहब्बत का पैगाम बांटते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन आगे ना नेचुरल और अननेचुरल, तो हमने तो वो जुबान लिखनी नहीं नेचुरल अननेचुरल, क्योंकि हमने जो है जेंडर वो लिखना है कि वो सिस जेंडर वो हैं जो परसीव्ड हैं कि ये ठीक है, लेकिन उससे बियॉन्ड भी रियलिटी है। मैंने अपना ओपिनियन तो देना ही नहीं है। जेंडर डिस्फोरिया, ये जो आप बात कर रहे हैं, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ऐसे लोग जो डिस्ट्रेस का शिकार हो जाएं, ऐसे लोग जो डिस्ट्रेस का शिकार हो जाएं, किस बुनियाद पे? यानी उन्हें एंजाइटी होने लग जाए when their gender identity does not align with their sex। है ना कैसी बात? ऐसे लोग बच्चों जिनकी जेंडर आइडेंटिटी अलाइन नहीं करती उनके किसके साथ? उस बायोलॉजिकल रियलिटी के साथ जिसमें पैदा हुए हैं, तो उन्हें एक एंजाइटी होती है, उसे जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। इसी के फौरन बाद में आ रहा हूं आउटलाइन पे, तो मैं आपको यूज करके बताऊंगा ना कि उन आउटलाइंस के अंदर आपको मिलेगा कि ये यूज हो रही है। ओके सर, थैंक यू। जी जी ठीक है, आपको मिलेगा। मैं उसी लैंग्वेज की आउटलाइंस बनाई है ना, कि आपने आउटलाइंस बनानी है, उसको डीकोड करना है, तो ये कहां कहां कैसे कैसे यूज हो रही है। फिर है जी नॉन बाइनरी, मर्द और औरत बाइनरी है, दो है। नॉन बाइनरी क्या है? बहुत सी। कोर थ्योरी में जेंडर डिस्फोरिया सारा, कि एक लेस्बियन है, एक गे है, एक बाइसेक्सुअल है, एक ट्रांसजेंडर होगा। मैं भाई हम सॉरी, मुझे एंजाइटी होती है नॉर्मल रह के, जो आपका नॉर्मल है।
मेरे लिए आप एबनॉर्मल हैं, वो कहेगा तेरे लिए मैं एबनॉर्मल है, तो मेरे लिए तू एबनॉर्मल है, तो उनको क्या फील होगा? डिस्फोरिया। क्वेयर थ्योरी, शाबाश, बहुत अच्छा है। नॉन बाइनरी क्वेयर थ्योरी में यूज होगा, लफ्ज बार बार। क्वेयर थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ नॉन बाइनरी पीपल, एज सिंपल एज दैट। लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर आर नॉन बाइनरीज। फिर जेंडर क्वेयर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ही इज जेंडर क्वेयर। ऐसा इंडिविजुअल हु डिफाइंस हिमसेल्फ आउटसाइड ऑफ द जेंडर बाइनरी, उसको जेंडर क्वेयर भी कहते हैं, नॉन बाइनरी भी कहते हैं। यू हैव एक्सपोज योरसेल्फ टू मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज। फिर जेंडर फ्लूइड, जो जूदर बटलर ने लफ्ज यूज किया था। फ्लूइड क्या है? जेंडर एक ऐसा पानी है जिसे जिस सांचे में डालोगे वो वैसा हो जाएगा। तो जेंडर फ्लूइड जी, वो कहते हैं जेंडर क्या है? एक फ्लूइड की मानंद है जिसे जिस मुआशरे के सांचे में डालेंगे वो वैसा हो जाएगा। सहरा में रहने वाले लोग सहरा की तरह बिहेव करेंगे, मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग मैदानी इलाकों की तरह बिहेव करेंगे। मैं अक्सर स्टूडेंट को, जो मेरे स्टूडेंट है, मैं उनको मिसाल देता हूँ। मैदानी इलाकों में पाँव रगड़ के चलेंगे तो आपके घर वाले पता है क्या कहेंगे? मनूसो पाँव उठा के चला करो। मनूस कहते हैं नहुसत फैला रहे हो हमारे घर में, पाँव रगड़ के ना मरया करो, चलया करो, उठ कर चलया करो। सहरा में पाँव उठा के चलेंगे तो अब्बा अम्मा साथ होंगे तो कहेंगे मनूसो पाँव रगड़ के चला करो, क्योंकि सहरा की नीड ही कोई और है। वहां पाँव उठा के चलोगे धंस जाएंगे रेत के अंदर, फिर निकालते रहना पकड़ के, मतलब चल नहीं पाएंगे। वहां है कम से कम कांटेक्ट विद जमीन, पाँव रगड़ के चलो ताकि अंदर में धंस जाए। मैदानी इलाकों में तो ऐसी गुंजाइश नहीं है, जूते भी वो पहनते हैं जो चिपके हुए हैं पाँव के साथ। वहां जेंडर क्वेयर का लफ्ज, जेंडर फ्लूइडिटी का लफ्ज, जेंडर स्पेक्ट्रम का लफ्ज। स्पेक्ट्रम क्या है? एक लंबी लिस्ट, कोई स्ट्रिक्ट बाइनरी नहीं है, एक पूरी रेनबो है, कलरफुल है, ऊपर से नीचे देख के पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें कई आइडेंटिटीज है। बता रहा हूं 100 की बात हो रही है, 100 आइडेंटिटीज की बात हो रही है अभी। आपके पेपर में कितनी है? लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर प्लस, बाकी प्लस डाल के या क्वेयर कह के हम जान छुड़ा लेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शन से निकला ये लफ्ज, इंटरसेक्शनैलिटी लफ्ज इंटरसेक्शन से निकला है। इंटरसेक्शनैलिटी का लफ्ज बिटवीन सेक्शंस। पहले क्या था? बायोलॉजी है, एक ही रेफरेंस पॉइंट है, या आदमी मर्द होता है या औरत होता है, उनका बायोलॉजी बनाती है। क्रिमिनोलॉजी में फिजियोग्नोमी, फ्रीनोलॉजी, लेवाटोर क्या है? बायोलॉजी क्रिमिनल बनाती है। तो फिर सजाएं दो, उनको मारो, उनको जान से फांसियां आप भी दे रहे हैं अभी तक। जब साइकोलॉजिस्ट्स आ गए, मजीद बायोलॉजिकल थ्योरीज एक्सपैंड की, फिर सोशियोलॉजिस्ट भी आ गए, उनका सारा क्राइम तो एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से होता है। सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, उसमें साइकोलॉजी भी है, उसमें रेस भी है, कलर भी है, उसमें आपकी कास्ट भी है, आपका रिलीजन भी है, आपका मुआशरा भी है, आपका प्रोविंस भी है, आपकी स्टेट भी है। तो वो इंटरसेक्शनैलिटी हो गई। मुख्तलिफ सेक्शंस, रेस, कलर, क्लास, सब। इंटरसेक्शनैलिटी का लफ्ज कहां यूज होना है? वो भी क्वेयर थ्योरी में, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म में, पूरे जेंडर में, सेक्स एंड जेंडर डिबेट में। ये सारी डिबेट कहां घूमती है? सेक्स, बाइनरी, बायोलॉजी या मेल या फीमेल, वो कहते हैं सॉरी, जेंडर तो रेस बनाता है, क्लास बनाती है, कलर बनाता है, आपका प्रोविंस बनाता है, आपकी स्टेट बनाती है। फिर हेट्रोनॉर्मेटिविटी लफ्ज देखें जी। हेट्रोसेक्सुअल्स आर कंसिडर्ड हेट्रोनॉर्मेटिव। मर्द औरत से शादी करे, औरत मर्द से शादी करे तो वो हेट्रोनॉर्मेटिव। हेट्रोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो उस हेट्रोसेक्सुअलिटी को हम कैसे समझते हैं? अब उसे हेट्रोनॉर्मेटिव समझते हैं कि ये नॉर्मल है, वो जो आप बात कर रहे हैं। हेट्रोनॉर्मेटिविटी क्या है? हेट्रोसेक्सुअलिटी को बिल्कुल नॉर्मल समझना और प्रैक्टिस करना। इसके उलट क्या होता है? होमोसेक्सुअलिटी, वो जो हेट्रोसेक्सुअलिटी को गलत समझते हैं।
वो जो हेट्रोसेक्सुअलिटी को गलत समझते हैं कि यार ये नहीं ठीक, मर्द की मर्द से एसोसिएशन होनी चाहिए, औरत की औरत से होनी चाहिए, वो होमोसेक्सुअल्स हैं, वो होमोनॉर्मेटिविटी को नॉर्मल समझते हैं। ये सारा किस में पढ़ेंगे? क्वेयर थ्योरी में, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में। ट्रांसफोबिया एक लफ्ज है जी, ट्रांसफोबिया। देख ले कैसा, इस्लामोफोबिया सुना है? इस्लाम से नफरत नहीं सुना? यूरोफोबिया भी सुना होगा, यूरोप से नफरत। मिडिल ईस्टर्न कंट्री से नफरत भी हो सकती है ना। इसी तरह ट्रांसफोबिया, ट्रांसजेंडर्स को बुरी नजर से देखना ट्रांसफोबिया है। ऐसे लोग जो हमसे डिफरेंट है, मैं उनसे नफरत करता हूं, ये ट्रांसफोबिया है। जिन्हें हम एबनॉर्मल समझते हैं, धुतकार देते हैं, ट्रांसफोबिया का लफ्ज ये पेपर में यूज करें, डेफिनेटली बात बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। फिर लफ्ज है जी सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये जो कुछ हो रहा है ये आदमी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से। किसी की जेंडर आइडेंटिटी, किसी का सिस जेंडर होना, किसी का हेट्रोनॉर्मल होना, उसकी जेंडर की ओरिएंटेशन के साथ जुड़ा हुआ, और किसी का इसके ऑपोजिट होना, वो भी जेंडर की ओरिएंटेशन से जुड़ा हुआ है। आप पर्सनली परसीव क्या करते हैं, जिंदगी क्या है, ठीक हो गया ना। वो हम दुआ करते रहे, वो दगा पड़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। तो नुक्ते का हेर फेर ही है ना, कभी महरम हो गए, कभी मुजरिम हो गए। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है जो किसी को ट्रांसफोबिक बना सकती है, किसी को ट्रांसजेंडर बना सकती है, किसी को सिस जेंडर बना देती है, तो किसी को ट्रांसजेंडर बना देती है। नहीं, ये लफ्ज लिखें। फिर जेंडर बाइनरी का लफ्ज है, वही दो कैटेगरीज, मेल और फीमेल। जेंडर अफर्मेशन, when transgender individuals take steps to align their gender presentation with their gender identity, which may include social, medical और legal changes। ऐसे लोग जो अपना जेंडर ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, अपने आप को उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली ढाल लेते हैं जो वो बनना चाहते हैं। सर्जरीज कराते हैं, हार्मोन थेरेपीज कराते हैं, जैसे मेल बनना है टेस्टोस्टेरोन दबाने के लिए एस्ट्रोजन के हार्मोन्स लगाते हैं, इंजेक्शंस, जेंडर सर्जरीज करा लेते हैं, हजार ट्रांसप्लांट करते हैं। कुछ वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, दे आर अफर्मिंग देयर जेंडर। इसको क्या कहते हैं, जेंडर अफर्मेशन। फिर अलाय का लफ्ज है, ये आपको आता है, जैसे चाइना इज योर अलाय राइट नाउ। इस केस में क्या है, औरत औरत की अलाय होनी चाहिए, मर्द भी औरत का अलाय होना चाहिए, जो मेंस फेमिनिज्म है कि एक दूसरे के अलाय के तौर पे काम करना चाहिए, नहीं संगी साथी बन के जद्दोजहद करनी चाहिए। ये इनकी मुश्तरका जद्दोजहद है, इंसान का इंसान से कोई झगड़ा नहीं है। जिनसे लफ्ज निकला अलाय से ही ना, अलाइड फोर्सेस, जिन्होंने इराक में चढ़ाई की थी, अलाइड फोर्सेस थी ना, अमेरिका और उसके हवारी हामी सारे इकट्ठे थे। फिर टू स्पिरिट का लफ्ज है, आदमी एक है, रूहें दो हैं, यही फसल झगड़ा है। एक रूह बायोलॉजी की है, एक रूह साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की है। इंडिजिनस कल्चर्स जो नॉर्थ अमेरिका में है, वो इंडिविजुअल्स को क्या कहते हैं, बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज। वो कहता है एवरी मैन हैज अ वुमन इन देयर नेचर एंड एवरी वुमन हैज अ मैन इन देयर नेचर। हर औरत में एक मर्द छुपा हुआ है और मर्द में औरत छुपी है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी दोनों में होती है। हर औरत में टेस्टोस्टेरोन बनता है, एस्ट्रोजन भी बनता है, डोमिनेंट एस्ट्रोजन होता है। आप में टेस्टोस्टेरोन भी बनता है, एस्ट्रोजन भी बनता है, मगर डोमिनेंट टेस्टोस्टेरोन होता है। उसकी छोटी मोटी गड़बड़, लेकिन गड़बड़ भी तो होती है, कुछ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ हेरफेर भी हो सकता है। तो टू स्पिरिटेड। जेंडर इक्विटी, इक्वालिटी और इक्विटी का लफ्ज जो है वो, इक्वालिटी क्या है, बराबरी, दोनों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी दो। इक्विटी क्या है, जो नहीं है पहले वो भी प्रोवाइड करो। ये ऐसे ही ना तस्वीर देखी होगी आपने कि क्रिकेट मैच हो रहा है, एक छोटे कद का बच्चा एक बड़े कद का, दोनों इक्वालिटी क्या है, दोनों देख रहे हैं, मगर एक के सामने दीवार बहुत बड़ी है,
तो इक्विटी क्या है, पहले उन्होंने बेंच प्रोवाइड करके ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੱਦ ਕਰੋਗਾ ताकि दोनों मैच को जैसा एंजॉय कर सकें। इक्विटी ये है, इक्वालिटी तो ये है अलाउ करने के दोनों मैच देखें। अब एक के सामने हर्डल ज्यादा वो नहीं देख सकता, तो पहले उसको है कि वो प्रोवाइड करो। फिर टर्म्स है मेट्रियार्की, पेट्रियार्की, जो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही आती है। प्रॉब्लम क्या है, आप पॉलीगैमी का लफ्ज नहीं लिखते। ही इज मैरिंग मोर देन वन वुमेन। पेट्रियार्की, मेट्रियार्की, पॉलीगैमी जो मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। एक फर्द का एक से ज्यादा अफराद से शादी, पॉलीगैमी। लेकिन अगर औरत करे और मर्द करे, दोनों के लिए अलग अलग लफ्ज है। पॉलीजेनी इस्तेमाल होता है जब एक मर्द एक से ज्यादा औरतों से शादी करे, उसे पॉलीजेनी कहते हैं। अगर औरत करे तो उसे पॉलीएंड्री कहते हैं। पेपर में ये लिखना है आपने। और ये देखें, जेंडर सब्जेक्ट इसलिए है कि आपकी वोकैबुलरी आपके एस्से में भी इंप्रूव करे। ये वो टर्म्स हैं जो आपने एस्से में भी लिखनी है, आप बाकी डिसिप्लिन्स में भी लिख सकते हैं। जैसे क्रिमिनोलॉजी में जेंडर एंड वायलेंस एंड क्राइम, क्रिमिनोलॉजी में भी टॉपिक है। सोशियोलॉजी में टॉपिक है वायलेंस, क्राइम, टेररिज्म इन सोसाइटीज। वहां भी ये सारी यही टर्मिनोलॉजीज लिखनी, कोई फर्क नहीं है। जिन्होंने एंथ्रो रखी वहां भी यही है। फेमिनिज्म, ये तो सारा डिसिप्लिन ही इसके गिर्द घूमता है, ये भी आपको पता है। मिसोजिनी, बड़ा जी मिसोजिनिस्ट आदमी है। उसमें क्या शामिल है, ऐसा मर्द जो औरत को नफरत करे, जिनके यहाँ हेट्रेड अगेंस्ट वुमेन पाया जाए, उसे मिसोजिनी कहते हैं। मिसोजिनिस्ट कहते हैं उस आदमी को जिसमें वो पाया जाए। एंड्रोजनी, एंड्रोजनी जिसमें मर्दों की नफरत पाई जाए। कई औरतें जो बकायदा नफरत करती मर्दों से। इसके साथ है एंड्रोसेंट्रिज्म, एक लफ्ज, दुनिया को मर्द की निगाह से देखना। जहां जहां पेट्रियार्की होती है वहां एंड्रोसेंट्रिक होते हैं लोग। वहां लोग एंड्रोसेंट्रिक होते हैं, एंड्रोसेंट्रिज्म। फिर है जी जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स, हेट्रोनॉर्मेटिविटी का लफ्ज। हेट्रोनॉर्मेटिव मैं बता चुका हूं। जेंडर रोल्स का भी आपको पता है, रोल्स हम मुआशरे में प्ले करते हैं। सिस जेंडर, जो कुछ अगर तस्लीम करे लोग उसे ही सही समझें। जैसे पाकिस्तानी इज अ सिस नॉर्मेटिव सोसाइटी। सिस नॉर्मेटिविटी हमारे यहाँ राइज है। जेंडर बाइनरी का लफ्ज है, इंटरसेक्शनलिटी है, जेंडर नॉन कंफॉर्मिंग है और जेंडर इक्विटी का लफ्ज है। ठीक है, ये वही लफ्ज हैं जो बार बार फिर आना शुरू हो गए। प्राइमरीली जो है वो टर्मिनोलॉजीज जो है वो कितनी है, 30 से 32। ये वो टर्म्स हैं जो आपके पेपर में आपके एग्जामिनर्स को चाहिए ही चाहिए। अब आप देखिए, पर्चा जेंडर का बंदा चेक कर, उसकी तो उम्र गुजरी है। कह दे रवा में एक सफर तय किया है ना उस आदमी ने, पीएचडी की है, कोई ग्रेजुएशन भी की है जेंडर में, कोई एमफिल भी किया है, तो उसकी तो रात दिन जुबान यही है। डॉक्टर हॉस्पिटल में बेचारा 25 साल से नौकरी कर रहा है एक बंदा, तो सारा दिन रात मेडिकल की टर्म्स बोलता है वो, तो उसे तो समझ ही वही आती है। आप उसकी नीड्स को केटर करें, आपके भी 89-90 मार्क्स इंशाल्लाह आएंगे। तो ये जुबान है, मुश्किल क्या काम है, 30 लफ्ज हैं। 30,000 तो नहीं है ना डॉक्टर्स की तरह के बैठ के याद करते रहे 5 साल। 30 लफ्ज टोटल। क्रिमिनोलॉजी में भी 20, क्रिमिनोलॉजी में 25 के करीब है, सोशियोलॉजी में तो 20 के करीब है, जेंडर में जरा 25 से 30 हैं 20।